हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी के साथ में गर्भधारणा किस तरह की जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, छोटी मोटी बातों पे बात करेंगे, ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। अपन सादे सोपे बात में आपको बताऊंगा मैं, जिस तरह से आम लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में यह डाल लो कि पीसीओएस और पीसीओडी के साथ में गर्भधारणा करना या अमल से रहना इम्पॉसिबल चीज नहीं है। ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है कि बाबा ये हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दिमाग में डाल लो कि पीसीओएस के साथ में गर्भधारणा नेचुरल तरीके से भी और कुछ मेडिसिन के साथ में भी पॉसिबल है। खुद को मोटिवेट रखिए। बॉडी शेमिंग के आप मोटे हैं, काले हैं, ये मन के नेगेटिव इफेक्ट्स जो है इनको बाहर निकालिए। खुद के लिए टाइम दीजिए, सजने संवरने के लिए टाइम दीजिए, खुश रहिए, खुद का ख्याल रखिए। जो भी नेगेटिव चीजें हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, इसको दूर रखने की कोशिश कीजिए। अब टेंशन ऐसा है कि टेंशन जो है ये लॉन्ग टर्म टेंशन जो है बॉडी के अंदर हार्मोन्स के ऊपर एक इफेक्ट पैदा करता है, एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा करता है। जिस तरह से हार्मोनल डिप्रेशन के बारे में मैंने मेरे डिप्रेशन वाले वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल्स में बताया है, यहां पे मैं वो बताना जरूरी नहीं समझता। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कम करना जरूरी है लाइफ के अंदर, चाहे वो पीसीओएस हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कोई भी बीमारी हो। स्ट्रेस से क्या होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोसोल और टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। वो जो लेवल है वो जाके इंसुलिन को ट्रिगर करता है। इंसुलिन इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है। ट्रिगर होने से वापस से आप डायबिटिक के स्टेज में जाते हैं, वापस से इंसुलिन ट्रिगर होता है और ये जो है ये एक विशेष साइकिल चालू रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आपकी बॉडी खराब होना चालू हो जाती। अब इससे निजात पाने के लिए आपने आपके परिवार वालों से, आपके रिलेटिव से अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान धारणा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और आपके हॉबीज अगर कोई है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, ऐसी कोई हॉबीज है तो उसको चालू कीजिए वापस से। जो आप स्कूल लेवल पे करते थे वो हॉबीज को आप चालू कीजिए। बेसिकली बोलने का मकसद ये है कि स्ट्रेस कम करके आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस अगर आता भी है, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे वो सास बहू का स्ट्रेस हो, अगर आप खुद हैप्पी रहेंगे तो वो स्ट्रेस को झेलने की ताकत अंदर आदमी के अंदर खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस लेना कम कीजिए और हैप्पी रहना शुरू कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका राइट वेट जो है वो आप डिसाइड कीजिए कि भाई मेरा आइडियल वेट इतना है और इतना होना चाहिए। बहुत सारे स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि 10% ऑफ द बॉडी वेट कैन इंप्रूव हार्मोनल एंड इवोल्यूशन। 10% बोले तो 10%। अगर आप 60 किलो के हैं तो अगर 6 किलो भी अगर कम करते हैं तो आपका बॉडी के अंदर निकलने वाला हार्मोन्स और वो हार्मोन्स बाद में जाके ओव्यूलेशन करने वाले हैं वो, और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये तीनों एक पॉजिटिव वे में डेवलप होते हैं। अब ये पॉजिटिव वे में डेवलप होने के बाद में ऑटोमेटिक आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मगर दूसरी बात ऐसी है कि अगर ज्यादा एक्सरसाइज अगर करते हैं आप, ओवर एक्सरसाइजिंग करते हैं, ओवर स्ट्रेस अगर करते हैं तो इससे वापस से सूजन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, हड्डी का बुखार पैदा होता है, बॉडी गर्म होना चालू हो जाती है। वो इन्फ्लेमेशन वापस से इंसुलिन को ट्रिगर करेगा और इंसुलिन ट्रिगर होने के बाद में वापस से हार्मोन्स को वापस से ट्रिगर करने के बाद में वापस से वो साइकिल चालू हो जाता है। इसके लिए एक्सरसाइज करना, लिमिटेड करना, कितना करना आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके आपने पूछना है कि बाबा मेरा बॉडी वेट इतना है और मैंने कितना एक्सरसाइज करना और कितना ये करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं आपको एक आइडियल बॉडी वेट और हाइट का एक चार्ट देता हूं। अब बीएमआई की बात मैं यहां पे नहीं करूंगा, बीएमआई की बात अगर करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मगर एक आइडियल बॉडी वेट और हाइट, ये जो चार्ट है, ये चार्ट अगर आप सामने रखते हैं
और इसके हिसाब से अगर आप आपका बॉडी वेट मेंटेन करते हो तो 100% आपका फर्टिलिटी रेट और आपके गर्भ धारणा होने के चांसेस बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेडिसिन। अब आपके बॉडी में अगर कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डेवलप है, आप मेरा डायबिटीज का प्री डायबिटीज का वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर अपन ने इंसुलिन रेजिस्टेंस और रिवर्सल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बात की है। अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल एलिवेटेड है, मतलब इतना नहीं है कि आप शुगर के पेशेंट है मगर इतना भी कम नहीं है कि आपको नॉर्मल बोला जा सके, ये है प्री डायबिटिक स्टेज। तो प्री डायबिटिक स्टेज को वापस से कन्वर्ट करके नॉर्मलाइज करने के बाद में अब कैसा करना है, क्या करना है, वो तो उस वीडियो में बताया वाला है, वो आप देख सकते हैं। मैं फॉलोअप में लिंक दे दूंगा या मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो ये चीजें अगर करते हैं आप और इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं तो उससे काफी ज्यादा फायदा होता है फर्टिलिटी रेट के अंदर। अब एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, जैसा कि एंटी इंफ्लेमेटरी अपन पीसीओएस के टॉपिक में इंफ्लेमेशन क्या है, डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है, हड्डी का बुखार के टाइप में होता है, अंदर से सूजन पैदा होती है, थोड़ी मोड़ी सूजन रहती है, वो दिख के नहीं आती है, उसका प्रॉब्लम ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर वही होता है कि इंसुलिन के ऊपर इंफ्लेमेशन इफेक्ट करता है, फिर वो इफेक्ट जाके हार्मोन्स पे होता है, वो हार्मोन्स जाके वापस से इंसुलिन बढ़ाते हैं और आप प्री डायबिटिक स्टेज में वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका ब्लडी शुगर लेवल, स्ट्रेस हार्मोन्स, बाकी के हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट करके वो और वापस से बढ़ता है और वो साइकिल चालू रहता है। इसके लिए डाइट अच्छे से ले, इंपॉर्टेंट डाइट ले। अब मैं डाइट के कुछ टिप्स बताता हूं आपको। देखो, रेड मीट है, ये कम कीजिए इसको। हालांकि वो प्रोटीन सोर्स है मगर रेड मीट जो है वो भी डाइजेशन के लिए जड़ होता है। अपने पचन की क्षमता अनुसार ही खाना खाइए। एक्चुअली शादी में हो या दावतों में हो ज्यादा खाना खा लेते हैं, फिर बाद में तकलीफ करते बैठते हैं। ऐसे बहुत से लोग, बहुत से पेशेंट्स आते हैं डेली रूटीन के प्रैक्टिस में। शुगर को अवॉइड कीजिए। जो 3 पॉइजन्स मैंने बताया था, शक्कर, नमक और मैदा, ये तीनों चीजों को अगर इफेक्ट आप आपके डाइट में से बाहर निकालते हैं तो 20 to 30% काम आपका वहीं हो जाता है। चाय बंद कीजिए। चाय में वापस से शुगर आती है तो उसके हिसाब से आप ब्लैक कॉफी या विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के टैबलेट्स आते हैं। फिश एक अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। हर्ब्स यूज कीजिए, मसाले यूज कीजिए आपके घर के डेली, चाहे वो अदरक हो, लहसुन हो, तेज पत्ता हो, मेथी दाना हो, अजवाइन हो, धनिया हो। ये सब चीजें जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं डाइजेशन के ऊपर। नट्स एंड सीड्स खाइए, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए और स्प्राउटेड्स और बीन्स जो है ये डेफिनेटली आपको खाना ही खाना है। इसके बाद में आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ट्रैक योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ यू ट्रैक योर साइकिल, आप ओव्यूलेशन कब कर रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है, कौनते दिनों में हो रहा है, ये जो है आपको पता चलेगा। एक्चुअली साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक पारी जो है ये 1 महीने की रहती है, मगर उसके अंदर 4 या 5 दिन ओव्यूलेशन स्टेज रहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसा कि महीना भर आपने हमबिस्तरी की या महीना भर आपने सेक्स किए, मगर आपने उन 4 दिनों में अगर नहीं किए तो फिर आपका कोई यूज नहीं है। वो जाके उतना फर्टिलिटी रेट जो है वो जाके, मतलब स्पर्म ओवुलेट ही नहीं हुआ है तो वो स्पर्म को जाके फायदा ही क्या है, ऐसी बात है। अब ये देखो, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट है जिसमें से पहले 7 दिन जो है आपकी ब्लीडिंग फेज है, उसके बाद में एक पैसिव फेज आती है, उसके बाद में 12 से 17 जो है ये ओवुलेशन फेज है। अगर 12 से 17 या 11 से 16 ये जो पीरियड है ये हर किसी का अलग अलग होता है, वो डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है कि इनफर्टिलिटी और पीसीओएस के दिन में, पीसीओएस के बारे में मैं कंटिन्यूअस 4 दिन बात कर सकता हूं, मगर लिमिटेड अपन शॉर्ट पीरियड में बात करेंगे। ये जो ओवुलेशन फेज है 12 से लेके 17 तक, 12 से लेके 17 तक ये जो देख रहे हैं, ये इसके अंदर आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कंसीव हो सके।
अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ओव्यूलेशन किट आती है, ओव्यूलेशन टेस्ट किट आती है, उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो टेस्ट किट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉपरली मालूम पड़ेगा कि मेरे ओव्यूलेशन के 4 दिन कौन से हैं। अब जैसा ये जो है, ये आयनो एक पिरामल कंपनी का ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स है, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, या मैंने ये कंपनी से पैसे नहीं लिए हैं, मगर ये वेल नोन है, लोकल फार्मासिस्ट जगह जगह पे अवेलेबल है, इसके लिए ये इसका मैंने आपको लेबल दिया हूं। ओव्यूलेशन किट आप साइड में ये पिक्चर में देख सकते हैं कि 13वें दिन जो है ये 42% चांसेस रहते हैं कंसीव होने के। फिर उसके बाद में 12वें दिन जो है 33 है, 14वें दिन सडनली ड्रॉप हो गए 20%, 42 से 20% बोले तो डायरेक्टली 50% का जो ड्रॉप डाउन है ये ओव्यूलेशन है। मगर जैसा कि अगर आपने ओव्यूलेशन फेज के अंदर 13वें दिन अगर 28 डेज का नॉर्मल साइकिल अगर है, तो ये उस टॉपिक में रिलेटेड बात हो रही है। अगर आपका साइकिल 1.5 महीने का है या 25 दिन का है, या आपका साइकिल रेगुलर ही नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्चुअली पिछले 3 महीने का साइकिल निकालना पड़ेगा, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, और वो एवरेज निकाल के आपको टेस्टिंग किट जो है वो बार बार इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा कि जिस दिन आपका एलएच लेवल, एक्चुअली ये काम करता है एलएच लेवल पे, तो एलएच लेवल जिस दिन आपका पीक पे रहेगा उस दिन आपको संभोग करना है, आपको सोबत करना है, और आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक टेस्ट स्ट्रिप ऐसी है कि विदाउट डॉक्टर के आप जो है, चलो ठीक है आप मान लिए कि पीसीओएस भी है, मगर पीसीओएस के अंदर भी आपको चांसेस है ना भाई, ओव्यूलेट हो रहा है बल्कि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो वो उस ओव्यूलेशन के पीरियड में भी, फेज में भी आप अपन प्रॉपरली कैलकुलेट करके अपन कर सकते हैं। अब ये इसको कैलकुलेट कैसा करना है बोले तो, आपका अगर 28 डेज का साइकिल है या 25 डेज का साइकिल है, उसमें से डिडक्ट करना है 17 अगर डिडक्ट करते हैं आप, ये देखो ये यहां पे 17 डेज माइनस करना है, वो डेट से 17 डेज माइनस करना है। और उस दिन जो है सुबह का यूरिन मत लीजिए, क्योंकि वो बाकी इससे कंटेमिनेशन से ज्यादा ये रहता है, तो करीबन 11 साढ़े 11 बजे का या दूसरा या तीसरा यूरिन जो है वो यूरिन का सैंपल टेस्ट कीजिए, जैसा ही आप प्रेगनेंसी का टेस्ट किट करते हैं उस तरह से किट होता है ये। इसके अंदर 2 लाइन होते हैं, एक कंट्रोल की और एक टेस्ट की। अगर कंट्रोल की लाइन आती है तो मतलब वो नेगेटिव है, और टेस्ट की लाइन, जैसा कि अपन प्रेगनेंसी के अंदर 2 लाइन आए तो बोले तो पॉजिटिव है, तो उस तरह से वो अगर पॉजिटिव आती है तो आपका एलएच लेवल प्रॉपर लेवल पे है एंड यू आर ओव्यूलेटिंग, और आप जो है तैयार है, आपका बॉडी तैयार है स्पर्म को आमंत्रण देने के लिए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि पार्टनर को चेक करना। एक्चुअली तकलीफ ऐसी है कि पीसीओएस हो या पीसीओडी हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोग जो है सिर्फ फीमेल के ऊपर ही या फीमेल के ट्रीटमेंट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। डॉक्टर्स भी मोस्टली क्या होते हैं कि भाई पीसीओएस का पेशेंट आया तो वो स्पर्म काउंट के बारे में या स्पर्म चेकअप के बारे में, इसके बारे में बहुत लेट सोचते हैं, वो स्टार्टिंग फेज में नहीं सोचते, क्योंकि मालूम है कि भाई दिख रहा है अपने को पीसीओएस है, कि भाई अभी खेती बराबर नहीं है, खेत में ही नागर बक्कर करना है। मगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि दो स्पर्म जो होता है आपके पार्टनर का, स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करती है। अगर जिस तरह से आप खेती के अंदर फसल बोने के लिए जमीन को तैयार करने के बाद में आप किस क्वालिटी का बीज उसमें डाल रहे हैं, उसके ऊपर आपकी फसल निर्भर करती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अब अपन देख सकते हैं कि बाबा सीड्स कंपनीज आ गई है। पहले तो जो बोया था, जो जिसकी फसल उगी थी वही फसल के बीज निकाल के डाल देते, मगर आज वैसा नहीं हो रहा। आज अलग अलग प्रोसेस किए वाले बीज आ रहे हैं, तो उस हिसाब से स्पर्म की क्वालिटी भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव इंपॉर्टेंट, चलो ठीक है अपन पीसीओएस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका एलएच लेवल भी आ रहा है, सब चीजें हैं, मगर स्पर्म की क्वालिटी नहीं है, लो स्पर्म काउंट है, तो या फिर वो पेशेंट को वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है या उसके हार्मोनल डिसबैलेंस है, ऐसे इरेक्चुअल डिसफंक्शनिंग है, ताटरपना है, कमजोरी है,
या टेढ़ापना है, ये बहुत सारी चीजें होती है। वो अब आज के सेशन में वो बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से स्पर्म इफेक्ट होता है। वो स्पर्म जो है, जैसा कि अगर बीज ही अच्छा नहीं मिला तो फिर फसल का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे बात को मैं प्रूव करने के लिए द हिंदू की न्यूज आर्टिकल बता रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि 3 में से 1 आईवीएफ जो है वो फेल होते हैं स्पर्म के बैड क्वालिटी की वजह से। स्पर्म के बैड क्वालिटी की वजह से 3 में से 1 आईवीएफ, हालांकि आईवीएफ एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर सब करने की वजह से ब्लेम है स्पर्म पे। मतलब पीसीओएस रह गया साइड में। आईवीएफ जब करते हैं तो आर्टिफिशियली उसको अलग से, या टेस्ट ट्यूब बेबी आप बोल सकते हो, उसको अलग से करने के बाद में भी अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो फेल होता है। अब ये जो है, ये जर्नल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का जर्नल है, जिसमें बताया गया है कि 40 to 50% इनफर्टिलिटी जो है इट इज ड्यू टू मेल फैक्टर। ये चीज के ऊपर थोड़ा सा जो प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए, उनको थोड़ा सा ये पार्ट के बारे में भी सोचना है। स्पर्म का चेकअप कराना है, स्पर्म अगर कम है या उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रूल आउट करके उसको भी मेडिसिन वगैरह देना है। अपना पार्टनर का चेकअप जरूर कराइए, ठीक है। जब एग्जैक्ट आपको दिख रहे हैं तो वो चीज तो करना ही पड़ेगा। अब मेल इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या है कि मेडिकल कॉजेज जो है, बहुत सारे मेडिकल कॉजेज रहते हैं। वेरिकोसील है, इन्फेक्शन होता है, बार बार यूटीआई होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, रीनल स्टोन होना, पेशाब में जलन होना, या धातु गिरना, ये सब चीजें जो है मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज है। इरेक्चुअल इश्यूज है, टाटरपने का जो इशू अपन ने बात करे, कुछ एंटीबायोटिक्स अगर या कुछ मेडिसिन है, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, या कोई टीबी के ड्रग्स है, या ऐसे कोई ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है जो स्पर्म के ऊपर अटैक करके स्पर्म की संख्या गिरा देते हैं, वो भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। टेस्टिस पे या टेस्टिकुलर पे कोई मार लगे हुआ है या कई और ट्रॉमा होने वाला है, कुछ लोगों की एक टेस्टी ऊपर ही रह जाती है, एक टेस्टी नीचे आ जाती है, वो चीजों के लिए ऑपरेटिव लग सकता है। या फिर अगर काम करते करते अगर आपके वास डिफरेंस पे, यानी कि जो टेस्टिस से लेके आपके पेनिस तक जो नस जा रही है, वो नस में कोई इंजरी हो सकती है। ऐसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? मेल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट क्या है? इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रॉब्लम है, इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, टाटरपने का प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, नल स्पर्मिया है, उस चीज का ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट। फिर अगर नहीं होता है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट, या फिर वेरिकोसील वगैरह ऐसा है, या वास डिफरेंस की इंजरी वगैरह है तो उसके लिए सर्जरी, ये सब चीजें करना पड़ती है। अब आयुर्वेद में आयुर्वेद के अंदर जो है अश्वगंधा एक क्रीम ड्रग है, काफी सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स है अश्वगंधा के ऊपर। अश्वगंधा एक हर्ब है, उसके ऊपर काफी ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं आपकी स्पर्म क्वालिटी को और स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए। शतावरी है, गोक्षुरा है, सफेद मुसली है, कपिकच्छु है, अमल की है, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जो कि आप ले सकते हैं आपके हिसाब से। मगर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो दोष दुष्य समूर्छना, बाकी के आपके फिजिकल फैक्टर्स, ये चीज देखने के बाद में वो प्रॉपरली आपको मेडिसिन देंगे। अब पीसीओएस के अंदर जैसा कि अपन ने वहां पे बात किए थे कि भाई सबसे पहले जो है साइकिल को रेगुलर करना, एक बात। सेकंड बात मेल का पार्ट। अब ये मेल का पार्ट और साइकिल रेगुलर, ये दो चीजें होने के बाद में मेडिसिनली ओव्यूलेशन इंड्यूस करना, लेट्रोजोल वगैरह ऐसे ड्रग्स रहते हैं जिससे ओव्यूलेशन इंड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन बोले तो एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि वो जो मिलन जो है वो बाहर किया जाता है। आईवीएफ का ट्रीटमेंट है, ये बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं। सो थैंक यू, like and subscribe my video. Thank you very much.